हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं सौरभ गुप्ता आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आज की इस वीडियो में हम मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित चर्चा करेंगे। इसके अलावा आईक्यू टेबल के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और जानते हैं आज के इस कंसेप्ट के बारे में। उससे पहले आज का हमारा जो सक्सेस मंत्र है वो क्या है? मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। तो इसी मंत्र के साथ मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, निराश नहीं होना है। ऑल द बेस्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म नाउ प्रिफर्ड ओवर मेंटल रिटार्डेशन? क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द टर्म? ऐसी कौन सी टर्म है नाउ प्रेफर्ड जिसको कि अब यूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है ओवर मेंटल रिटार्डेशन? मेंटल रिटार्डेशन एक ऐसा वर्ड है जिसको कि हम लगातार सुनते आए हैं और जो कि डे टू डे प्रोफाइलिंग में, फाइलिंग में इसको हम यूज करते हैं। पेशेंट के बारे में जब डिस्कशन करते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में जब हम बात करते हैं तो मेंटल रिटार्डेशन की बात करते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंट एक्ट आया है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ठीक है, उसमें इन टर्म्स के बारे में चर्चा की गई है और इन टर्म्स को कुछ डिफरेंट टर्म्स के साथ रिप्लेस किया गया है। तो इन्होंने कहा है कि कौन सी टर्म्स को जो है इसने कौन सी टर्म्स ने इस मेंटल रिटार्डेशन वर्ड को रिप्लेस किया है। तो देखिए, मेंटल रिटार्डेशन एक्चुअली होता क्या है? मेंटल रिटार्डेशन का मतलब होता है जब आपके ब्रेन के अंदर जो मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, क्या होती है? मेंटल प्रोसेस। जो आपके ब्रेन के अंदर मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, दैट डू नॉट वर्क विद फुल पोटेंशियल, जो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करती और जिनकी एबिलिटी के अंदर क्या हो गया है? रिटार्ड हो गई है, या फिर जो कैसी हो गई है, जिनके अंदर कमी हो गई है। वो कंडीशन जिसमें व्यक्ति के मेंटल प्रोसेसेस में कमी हो जाती है उसको अपन बोलते हैं क्या? मेंटल रिटार्डेशन। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति के माइंड में जो भी प्रोसेसेस चलती हैं, आपके अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, मोस्टली किस पर बात होती है यहाँ पर? व्यक्ति के इंटेलिजेंस पर। इंटेलिजेंस पर बात होती है, साथ के साथ उसके किस पर बात होगी? उसके सोशल स्किल्स पर। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आती हैं। इंटेलिजेंस पर बात होगी एज वेल एज सोशल स्किल्स पर बात होगी। सोशल स्किल्स में क्या क्या आता है आपके? एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग एंड कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन। तो ये सारी चीजें किसका पार्ट है? आपके सोशल स्किल का पार्ट है। तो इन दोनों के पार्ट में कमी हो जाती है, उसको अपन बोलते हैं क्या? मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, अगर हम डीपली इनको देखें तो आपकी जो इंटेलिजेंस है और सोशल स्किल्स, वो सब कहाँ से निकल के आती है? आपके माइंड से निकल के आती है। कहाँ से निकल के आती है? माइंड से निकल के आती है। ठीक है, तो उसको एग्जैक्टली डिफाइन करने वाला वर्ड यहाँ पर कौन सा होगा? तो ये आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा है डेवलपमेंटल डिले, तीसरा है लर्निंग और चौथा है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। ये वर्ड हमको देखने में, पढ़ने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके बीच में डिफरेंस है और यही डिफरेंस हमारे आंसर होने का कारण बनेगा। बात करते हैं पहला, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल वर्ड जो होता है वो आपकी किसको इंडिकेट करता है? आपकी इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअल वर्ड इंटेलिजेंस को तो इंडिकेट करता है, साथ के साथ आपकी ओवरऑल अडेप्टिव पैटर्न को, आपके ओवरऑल अडेप्टिव स्किल्स को भी इंडिकेट करता है। तो इंटेलेक्चुअल वर्ड जो है वो एक बड़ा वर्ड है बजाय इंटेलिजेंस के। इंटेलिजेंस, इसके अलावा आपके जो अडेप्टिवनेस है, आपका एडजस्टमेंट है, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग पैटर्न है, वो सब आपके किसके अंतर्गत आएगा? इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल वर्ड एक ब्रॉडर टर्म है, इंटेलिजेंस एक स्मॉलर टर्म है इन द रेस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल, और ये इसी का पार्ट है। तो इंटेलिजेंस हो गया आपके एडेप्टिव स्किल, वो सब किसका पार्ट हो गया? आपके इंटेलेक्चुअल पैटर्न का पार्ट हो गया। ठीक है, अब कमी होना, कमी होने के लिए क्या वर्ड आपको यहाँ पर दिया गया है? डिसएबिलिटी। तो एक नया मोरल ग्राउंड की बात है कि हम किसी को, उसके अंदर अगर कमी है तो हम बजाय उसकी कमी को हाईलाइट करने के, हम उसकी स्ट्रेंथ को हाईलाइट करें। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि बजाय उसकी कमी को हाईलाइट करने के हमने क्या कहा? डिसएबिलिटी। उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके अंदर कुछ कमी है,
मतलब स्ट्रेंथ तो है उसके पास लेकिन उसके अंदर कुछ कमी है। तो एक मोरल ग्राउंड पर ये टर्म्स को रिप्लेस करने की कोशिश की गई है, किसको? मेंटल रिटार्डेशन को। तो मेंटल रिटार्डेशन की जगह कौन सा वर्ड अब हम यूज करते हैं? इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है। डेवलपमेंटल डिले की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंटल डिले क्या होता है कि व्यक्ति बच्चे का जो विकास होता है किस किस एस्पेक्ट में? फिजिकल एस्पेक्ट में फिजिकल डेवलपमेंट होगा, बच्चा जब बड़ा होता है तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इन एस्पेक्ट में डेवलपमेंट होता है। और ये डेवलपमेंट जो एज के माइलस्टोन्स है उनको अचीव अगर नहीं करता है, मतलब एज अप्रोप्रिएट नहीं होते, जिस एज में जो डेवलपमेंट हो जाना चाहिए उससे लेट डेवलप होता है, वो कंडीशन कहलाती है डेवलपमेंटल डिले। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो डेवलपमेंटल डिले है वो एक परमानेंट कंडीशन नहीं है। मतलब डेवलपमेंट बच्चे का डिले हो रहा है लेकिन होगा, बच्चा अपनी ऑप्टिमल फंक्शनिंग तक पहुंचेगा, लेकिन परमानेंट डैमेज उसके अंदर नहीं इंडिकेट करता है क्या? डेवलपमेंटल डिले। इसलिए ये आपका आंसर नहीं है। लर्निंग इज द डिफरेंट थिंग। कॉग्निटिव इंपेयरमेंट भी आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट है, बट इट जो कॉग्निटिव इंपेयरमेंट है वो अकेला मेंटल रिटार्डेशन को इंडिकेट नहीं करता। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का पार्ट होगा कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, यस, but it alone cannot define the mental retardation, so the answer will be 1. नेक्स्ट हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। निम्न में से ऐसा कौन सा है ऑप्शन जो कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को एक्यूरेटली डिफाइन करता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, फर्स्ट इज बिलो एवरेज आईक्यू, दूसरा है अडेप्टिव बिहेवियर डेफिशिएट, तीसरा है बोथ बिलो एवरेज आईक्यू एंड अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट, चौथा है नाइदर बिलो एवरेज आईक्यू नॉर अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट। देखिए दो टर्म्स यहां पर निकल के हमारे सामने आ रही हैं। पहला है बिलो एवरेज आईक्यू और दूसरा है अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट। देखिए अगर आईक्यू टेबल के अकॉर्डिंग बात करें, आईक्यू टेबल हम लोग बनाना सीखेंगे। आईक्यू टेबल के अकॉर्डिंग बात करें तो बिलो एवरेज आईक्यू जो होता है वो एक नॉर्मल आईक्यू होता है, लेकिन यहां पर बिलो एवरेज आईक्यू को किस संदर्भ में यूज किया गया है? डेफिशिएंट आईक्यू के संदर्भ में यूज किया गया है। ठीक है, इसलिए बिलो एवरेज आईक्यू को लेकर के कंफ्यूज नहीं होना है। बिलो एवरेज आईक्यू जो है इसको डेफिशिएंट आईक्यू के संदर्भ में इसको अपन यूज करेंगे, मतलब आईक्यू जो है वो एवरेज से कम है। ठीक है, तो बिलो एवरेज आईक्यू होगा। दूसरा होगा क्या? अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट। तो अडेप्टिव बिहेवियर क्या आता है? अडेप्टिव बिहेवियर में क्या आता है? बिहेवियर related to daily living skills। व्यक्ति के जो रोज की काम करने की जो स्किल्स होते हैं उनसे रिलेटेड बिहेवियर जो होता है वो अडेप्टिव बिहेवियर आता है, जिसमें आता है एक तो सेल्फ केयर आता है, व्यक्ति अपनी खुद की देखभाल कर सके। ठीक है, दूसरा आता है सोशल इंटरेक्शन, इंडिपेंडेंस, व्यक्ति खुद से अपने निर्णय ले सकता है। ये सारी चीजें किसका पार्ट होती है? डेली लिविंग स्किल्स का, मतलब अडेप्टिव बिहेवियर। ये सब क्या है? अडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मतलब दोनों ही चीजें हैं, बिलो एवरेज आईक्यू भी रहेगा और अडेप्टिव बिहेवियर जो रहेगा उसके अंदर भी डेफिशिएंसी रहेगी। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है? ओनली लिखा है केवल, यहाँ पर भी ओनली लिखा है, लेकिन अकेले दोनों इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन नहीं करते। बोथ बिलो एवरेज आईक्यू एंड अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट जो है वो इसका आंसर जाएगा। चौथा ऑप्शन कहता है नाइदर बिलो एवरेज आईक्यू नॉर अडेप्टिव बिहेवियर डेफिसिट, ना तो बिलो एवरेज आईक्यू होगा ना ही अडेप्टिव डेफिसिट होगी, तो ये आंसर आपका वैसे भी गलत हो जाता है। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा सी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है व्हाट इज द आईक्यू रेंज फॉर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की आईक्यू रेंज क्या है? ठीक है, अब आईक्यू रेंज अगर हमसे क्वेश्चन पूछा है तो हमको आईक्यू टेबल पता होनी चाहिए। तो आईक्यू टेबल बनाने का तरीका मैं बता देता हूं, देखिए यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पहला,
एमआर जो आईक्यू होता है, मेंटल रिटार्डेशन जिस आईक्यू से स्टार्ट होता है वो होता है 70। बिलो 70 आईक्यू जो होता है वो एमआर होता है, और अबव 70 आईक्यू जो होता है वो नॉर्मल कैटेगरी का होता है। ठीक है, तो बिलो 70 में आपके आते हैं फिर 70 टू 50, 50 टू 35, 35 टू 20 एंड 20 टू 0। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम इससे ऊपर के आईक्यू की। तो 70 टू 80, 80 टू 90, 90 टू 110, 110 टू 120, 120 टू 130, 130 टू 140 एंड 140 एंड अबव। ऐसा आईक्यू जो बॉर्डर पर एग्जिस्ट करता है वो कहलाता है क्या? बॉर्डर लाइन आईक्यू। बॉर्डर किसका? कि वो आईक्यू रेंज जिसके ऊपर नॉर्मल होंगे और जिसके नीचे क्या होंगे? एमआर होंगे। ठीक है, तो वो आईक्यू रेंज जो कि बॉर्डर पर एग्जिस्ट करती है वो क्या कहलाती है? बॉर्डर लाइन आईक्यू। मैक्सिमम लोगों में जो आईक्यू मिलेगा, मैक्सिमम लोगों में जो आईक्यू रेंज पाई जाती है वो पाई जाती है 90 टू 110। इसको अपन बोलते हैं एवरेज आईक्यू। एवरेज आईक्यू से नीचे जो आईक्यू रेंज होगी वो क्या कहलाएगा? एवरेज आईक्यू के जो नीचे रेंज है वो कहलाएगा बिलो एवरेज। देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था कि बिलो एवरेज आईक्यू अगर आप आईक्यू टेबल के अकॉर्डिंग बात करोगे तो वो नॉर्मल कैटेगरी में आएगा। लेकिन वहां पर हमको उसका क्या मतलब समझना है कि जो एवरेज आईक्यू होता है उसके डेफिशिएंसी होना, उसका मतलब होता है बिलो एवरेज आईक्यू। लेकिन अगर आप आईक्यू टेबल के अकॉर्डिंग बात करोगे तो 80 टू 90 जो होता है वो बिलो एवरेज आईक्यू होता है, जो कि नॉर्मल कैटेगरी में आता है। एवरेज के ऊपर वाला आईक्यू होगा अबव एवरेज आईक्यू। एवरेज से भी ऊपर वाला होगा सुपीरियर। सुपीरियर से ऊपर होगा वेरी सुपीरियर, और इससे ऊपर होगा जीनियस। ये हो गया आपके आईक्यू, नॉर्मल आईक्यू। एक तो ये याद रखना है आपको, एवरेज आईक्यू कितना होता है? 90 टू 110। एवरेज आईक्यू का मतलब मैक्सिमम लोगों में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों का जो आईक्यू है वो इस रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। एमआर का जो आईक्यू होता है वो बिलो 70 होता है, जिसमें आपको 4 रेंज देखने को मिलेंगी। पहली है आपकी माइल्ड, दूसरी है मॉडरेट, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, सीवियर मेंटल रिटार्डेशन एंड प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। ये 4 कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगी। ये आपका पूरा आईक्यू टेबल है। ठीक है, तो वहां पर जो क्वेश्चन था आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द आईक्यू रेंज फॉर माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। माइल्ड, तो माइल्ड के लिए क्या आएगा आपके पास? ऑप्शन 70 टू 50। अब आप देखिए कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको इस रेंज के अंदर दिखाई दे रहा है, तो वह आपका 50 टू 69। ये कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि आपके किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है? आपके माइल्ड एमआर के अंदर आ रहा है। तो इस देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन हम जब सॉल्व कर पाएंगे जब हमको आईक्यू टेबल के बारे में पूरा पता रहेगा। ठीक है, तो आईक्यू टेबल बनाने के लिए कैसे हम बनाएंगे? तो ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक तो ये चीज याद रखनी है आपको कि एमआर का जो आईक्यू होता है वो 70 से कम होता है। मैक्सिमम लोगों का जो आईक्यू होता है वो एवरेज आईक्यू होता है, और वो आपका 90 टू 110 की रेंज में आता है। इस आईक्यू के नीचे वाला होगा बिलो एवरेज, और इस आईक्यू के ऊपर वाला होगा अबव एवरेज। अबव एवरेज से भी ऊपर वाला सुपीरियर होगा, सुपीरियर से भी ऊपर वाला वेरी सुपीरियर होगा, और वेरी सुपीरियर से भी ऊपर वाला जीनियस होगा। क्लियर है? ये आपके आईक्यू हो गए नॉर्मल। ऐसा आईक्यू जो कि बॉर्डर पर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस बॉर्डर के ऊपर नॉर्मल आईक्यू और इस बॉर्डर के नीचे क्या है? एमआर। तो ऐसा आईक्यू जो कि बॉर्डर पर एग्जिस्ट करता है उसको अपन बोलते हैं बॉर्डर लाइन आईक्यू। और बाकी के 4 कैटेगरी आपको याद होगी, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। ठीक है, तो एक सिंपल सा कंसेप्ट है आईक्यू टेबल किस तरीके से हम लोग याद कर सकते हैं, और याद करने के बाद अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कारण कौन सा नहीं है। अब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी कि व्यक्ति का जो मेंटल प्रोसेसेस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो कि व्यक्ति के अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं?
पहला ऑप्शन है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर, दूसरा है प्रीनेटल इन्फेक्शन, चौथा है हेड ट्रॉमा एंड फोर्थ वन इज पुअर एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। ठीक है, वन बाय वन बात करते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर आपको पता है कि जो जीन होते हैं वो हमारे पूरे बॉडी के डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी का हर पार्ट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा, उसका ग्रोथ किस प्रकार से होगा, वो सब किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, जीन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। अगर जीन के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो इसका असर हमारे किस पर पड़ेगा, ऑर्गन डेवलपमेंट पर पड़ेगा। अगर ब्रेन से संबंधित जीन के अंदर कोई इश्यू आता है तो ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, नर्वस सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क नहीं करेगा, हो सकता है ये आपके अंदर क्या कॉज कर दे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉज कर दे। तो जेनेटिक डिसऑर्डर जो है वो आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक कारण है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट इसका क्या बनता है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होने का जो सबसे कॉमन कारण है वो है आपका जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जीन की वजह से, जीन की एबनॉर्मलिटी की वजह से, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इसमें भी सबसे ज्यादा नाम किसका आता है, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है वो भी कुछ हद तक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नाम किसका आता है, इसमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर में भी सबसे मोस्ट कॉमन कौन सा है, फ्रेजाइल एक्सेस सिंड्रोम। इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है हमको। ठीक है, दूसरा है प्रीनेटल इन्फेक्शन। प्रीनेटल इन्फेक्शन मतलब मदर को इन्फेक्शन हो गया जब बच्चा गर्भ में है, प्रेगनेंसी के टाइम पर मदर को इन्फेक्शन हो गया, प्लेसेंटा के माध्यम से यूट्रस तक पहुंचा, बच्चे तक पहुंचा और उसने उसकी ग्रोथ को क्या किया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये भी कारण हो सकता है। हेड ट्रॉमा, अगर सिर में कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से सिर में इंजरी हो गई और ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा, तो वहां पर भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जाएगी। तो ये भी एक कारण हो सकता है। यहाँ पे हम बात नहीं कर रहे कि होगा या नहीं होगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पुअर एकेडमिक इंस्ट्रक्शन। पुअर एकेडमिक इंस्ट्रक्शन जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। हो सकता है पुअर एकेडमिक इंस्ट्रक्शन की वजह से आपके अंदर लर्निंग क्या होगी, प्रॉपर नहीं होगी, लेकिन इसकी वजह से आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के ऊपर, आपके मेंटल प्रोसेस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, वो लर्निंग का इफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आपको प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिल रहा। अगर आपको प्रॉपर एक्सपोजर मिले तो आप अपनी ऑप्टिमल फंक्शनिंग को अचीव कर लोगे, लेकिन प्रॉपर एक्सपोजर नहीं मिलने के कारण आप उतना जितना कि आपके अंदर लर्निंग होनी चाहिए, आप लर्निंग नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो लर्निंग जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी, इसकी वजह से आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो यहां पर आपका आंसर जाएगा क्या, डी। तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको आज का वीडियो? अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से विनायक नर्सिंग एकेडमी का ऐप हम डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको नर्सिंग से रिलेटेड, नर्सिंग ऑफिसर से रिलेटेड कोचिंग देखने को मिलेगी, जिसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज और पीडीएफ नोट्स। ये पीडीएफ नोट्स जो है वो फैकल्टी द्वारा खुद से प्रिपेयर किए गए हैं, आप लोगों के नीड को, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नीड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो एक बार आप ऐप को एक्सप्लोर जरूर कीजिए, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल नंबर के द्वारा लॉगिन कीजिए और हमारे डेमो लेक्चर्स जो है वहां पर, डेमो पीडीएफ नोट्स, डेमो टेस्ट सीरीज और डेमो लेक्चर्स, इनको एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। सबसे कम फीस में, इंडिया में सबसे कम फीस में हम कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, पूरे 1 साल का कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप टेलीफोन के माध्यम से या व्हाट्सएप चैट के माध्यम से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर आपका रिजोल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ अर्ली इंटरवेंशन फॉर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए अर्ली इंटरवेंशन अगर हम करते हैं तो उसके बेनिफिट हमको क्या मिलेंगे। देखिए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, परमानेंट होती है। परमानेंट होती है इसका मतलब इसको हम क्योर नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, इस कंडीशन को हम इम्प्रूव कर सकते हैं।
ठीक है। आईक्यू की अगर हम बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी अगर बच्चे के अंदर है तो बच्चे का आईक्यू भी कैसा रहेगा, एबनॉर्मल रहेगा, मैं एमआर की कैटेगरी में रहेगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ट्रेनिंग दे करके बच्चे को, अगर हम ट्रेनिंग दे, सपोर्ट दे, तो बच्चे का आईक्यू जो है वो कुछ हद तक इम्प्रूव हो सकता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, लेकिन देयर में भी स्लाइट चेंज। ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, इम्प्रूव आईक्यू स्कोर देखने को हमको मिल सकता है, लेकिन इतना भी नहीं कि एक एमआर वाला बच्चा जो है वो नॉर्मल आईक्यू की कैटेगरी में आ जाए। ठीक है। इंक्रीज इंडिपेंडेंस, बच्चा अपने काम खुद से कर सकता है, अपना सेल्फ केयर जो है, डेली रूटीन के टास्क है, खाना बनाना, चाय बनाना, क्लीनिंग करना, सेल्फ केयर करना। ठीक है। ये सारे काम जो है वो खुद से कर सकता है। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं। एनहांस अडेप्टिव बिहेवियर, लोगों के साथ घुलना मिलना, किस तरीके से बात की जाए, किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए, सोशल इंटरेक्शन। ठीक है। तो उन लोगों के सामने उस बच्चे को झिझक ना हो, अपने आप को इंफीरियर फील ना करे, तो इसके लिए अपन क्या देंगे, अडेप्टिव ट्रेनिंग देंगे। और ये अडेप्टिव ट्रेनिंग क्या करेगी, उसके अडेप्टिव बिहेवियर को एनहांस करेगी। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। तो हम जो अर्ली इंटरवेंशन कर रहे हैं, क्या उससे बच्चे के तीनों एस्पेक्ट पर इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? यस। तो ऑप्शन क्या होगा, 4। देखिए सिंपल से क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन मतलब अगर कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आता है तो उसका बनता है, ये सिंपल वन लाइन वाले क्वेश्चंस है। तो जितना अपन कोशिश कर पा रहे हैं उतना आप समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज डेवलप स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंस लिविंग। देखिए दो टर्म होती हैं, पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द टर्म, ऐसी कौन सी टर्म है, फॉर द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेवलप स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग। अगर आप किसी पर्सन के अंदर जो जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, अगर आप उसके अंदर स्किल्स डेवलप कर रहे हो तो उस प्रोसेस को क्या नाम दोगे? ठीक है। तो आपने एक वर्ड बहुत बार सुन रखा है, वो है रिहैबिलिटेशन। आपने एक वर्ड बहुत बार सुन रखा है और वो है रिहैबिलिटेशन, मतलब पुनर्वास करना। कोई व्यक्ति जिसके अंदर पहले से स्किल्स थी, किसी घटना की वजह से, किसी इंसिडेंस की वजह से वो स्किल्स खत्म हो गई और दोबारा से आप उन स्किल्स को डेवलप करते हो, तो वो कहलाता है रिहैबिलिटेशन। तो प्रोसेस को समझिए, व्यक्ति के पास पहले क्या थी, स्किल्स थी। व्यक्ति के पास पहले से क्या थी, स्किल्स थी। वो स्किल्स किसी इंसिडेंस की वजह से क्या हो गया, उनका लॉस हो गया। ठीक है। अब आप ट्रेनिंग के माध्यम से उन स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, दोबारा से डेवलप कर रहे हो, रीडेवलप कर रहे हो। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रिहैबिलिटेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, रिहैबिलिटेशन कहलाती है। क्लियर है। लेकिन जो स्किल्स फर्स्ट टाइम डेवलप होंगी, जो स्किल्स फर्स्ट टाइम डेवलप होंगी, उसके लिए अपन क्या वर्ड यूज करेंगे, उसके लिए अपन वर्ड यूज करेंगे हैबिलिटेशन। एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला पर्सन जिसको कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, किसके लिए, अडेप्टिव स्किल्स डेवलप करने के लिए, तो वो अडेप्टिव स्किल्स उस बच्चे के अंदर समझिए फर्स्ट टाइम डेवलप होंगे, क्योंकि पहले कभी डेवलप हुई नहीं है। और पेरेंट्स के पास, सोसाइटी के पास वो तरीका नहीं है कि उन लोगों को सिखा सके, तो उनको सिखाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर भेजा जाएगा। एमआर जो स्कूल्स होते हैं वहां भेजा जाता है और वहां उनके अंदर क्या की जाती है, ट्रेनिंग की जाती है, उनके अंदर स्किल्स डेवलप की जाती है। तो जो स्किल्स डेवलप होंगे उनके अंदर, वो उनके लिए फर्स्ट टाइम होंगे, क्योंकि उससे पहले वो उन्होंने कभी उसको लर्न नहीं किया। तो जो फर्स्ट टाइम अगर आप कोई भी चीज आप डेवलप करते हो, स्किल्स डेवलप करते हो, उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं हैबिलिटेशन। ठीक है। तो यहां से आपको कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। हैबिलिटेशन का मतलब होता है कोई भी सोशल स्किल्स डेवलप करना, कोई भी स्किल्स डेवलप करना, और उस स्किल्स को दोबारा से डेवलप करना, वो कहलाता है रिहैबिलिटेशन। तो दोबारा से डेवलप कब करेंगे, जब किसी इंसिडेंस की वजह से उसका लॉस हो जाए। ठीक है। और उसको रीडेवलप करेंगे तो वो कहलाएगी क्या, रिहैबिलिटेशन। तो ये दो टर्म है जो कि स्किल्स डेवलप करने के लिए जिनको कि हम यूज करते हैं। एजुकेशन जो है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट पार्ट है, एमआर स्कूल्स के अंदर एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन हायर एकेडमिक जो एजुकेशन होती है वो उनको नहीं दी जाती। इतनी एजुकेशन दी जाती है कि उनका डेली फंक्शनिंग अफेक्ट ना हो। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो है वो आपके हैबिलिटेशन स्किल का पार्ट है। तो ट्रेनिंग हम लोग देंगे, लेकिन वो उसके लिए एक्यूरेट टर्म क्या है, हैबिलिटेशन।
ठीक है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी डेवलप स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंट लिविंग, दैट इज नोन एज द हैबिलिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन कॉज ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का कॉमन कॉज क्या है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं है कि प्रीनेटल इन्फेक्शन है या नहीं, तो वायरल इन्फेक्शन की जनरली बात हो रही है। तो वायरल इन्फेक्शन की वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती। हाँ, अगर प्रीनेटल इन्फेक्शन की यहाँ पर बात होती, ऑप्शन में दिया होता, तो हम थोड़ा बहुत कंसिडर कर सकते थे कि इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन नहीं दिया। पहली बात तो क्लियर है। और अगर दिया होता तो भी कॉमन कॉज में क्या आता? जेनेटिक डिसऑर्डर आता, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कॉमन कॉज क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर। एक्सेसिव कैफीन इनटेक और अस्थमा, इनकी वजह से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती। तो मोस्ट कॉमन कॉज क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का? दैट इज द जेनेटिक कॉज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आईक्यू रेंज इज क्लासिफाइड एज माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन की बात की है, तो माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन का क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके थे। ये आपका आएगा आंसर माइल्ड का। 70 to 85 जो होता है वो आपको होती है बॉर्डर लाइन। हालांकि ये ऑप्शन रेंज जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। बुक के अंदर जो रेंज है वो कितनी होगी? 70 to 80 एंड 80 to 90 एंड 90 to 110। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने इसको बॉर्डर लाइन लिया। अगर हम 85 to 100 की बात करें तो इसको अपन क्या मान के चलेंगे? एवरेज आईक्यू की रेंज में, क्योंकि ये मोस्टली ये जो रेंज है किस रेंज में आ रही है? आपके एवरेज आईक्यू 90 to 110, 85 to 100। ठीक है, तो ज्यादा इसका झुकाव किसकी तरफ है? एवरेज आईक्यू, सॉरी एवरेज आईक्यू की तरफ है, इसलिए हम इसको एवरेज आईक्यू मान के चलेंगे। लेकिन एग्जैक्टली जो टेबल है, आईक्यू टेबल जो आपको बुक में पढ़ने को मिलेगी, उसमें आईक्यू रेंज क्या रहेगी? 90 to 110। ये है आपकी, ये आपकी क्या है? एवरेज आईक्यू। ये हो गया आपकी बिलो एवरेज आईक्यू और ये हो गया आपकी बॉर्डर लाइन आईक्यू। ठीक है, 70 से नीचे क्या स्टार्ट होगा? आपका एमआर कैटेगरी स्टार्ट होगी। जो फर्स्ट रेंज है 50 to 70 वो आपके आता है माइल्ड एमआर की कैटेगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ ट्रीटमेंट फॉर इंडिविजुअल्स विद मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन की अगर हम ट्रेनिंग करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका मेन फोकस क्या है? ऑप्शन क्या है आपके? सिम्टम सप्रेशन, सिम्टम्स को सप्रेस करना। तो आपको पता है कि मेंटल रिटार्डेशन जो होता है वो परमानेंट डिसेबिलिटी है। कैसी है? परमानेंट डिसेबिलिटी। जैसे मान के चलिए किसी का हाथ कट जाता है और डॉक्टर काफी कोशिश करने के बाद भी ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि उसका हाथ दोबारा से नहीं लगाया जा सकता किसी भी कंडीशन में। तो फिर क्या होगा? उसका रिहेबिलिटेशन स्टार्ट होगा कि उसको उसी हाथ के साथ उसी कंडीशन में किस तरीके से काम कर सकता है, वो उसके साथ उसको जीना सिखाया जाए। उसी तरीके से अगर हम बात करें, मेंटल रिटार्डेशन कंडीशन है जहां पर ये परमानेंट डिसेबिलिटी होती है और यहाँ पर व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो कंडीशन उसके साथ है उसी कंडीशन के साथ कैसे रहा जाए। तो परमानेंट कंडीशन का मतलब क्या है? यहाँ पर सिम्टम सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो एमआर के जो सिम्टम्स है उनको सप्रेस हम लोग नहीं कर सकते, तो इसका फोकस नहीं रहेगा। दूसरा कॉग्निटिव एनहांसमेंट। कॉग्निटिव एनहांसमेंट इसका पार्ट रहेगा, लेकिन आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो कॉग्निटिव एनहांसमेंट भी इतना इम्प्रूव प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इंप्रूवमेंट होगा उसका, माइनर इंप्रूवमेंट होगा। इतना इंप्रूवमेंट होगा कि बच्चा अपना नॉर्मल फंक्शन कर सके, लेकिन एक हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग डेवलप नहीं होगी। ठीक है, हमारा जो मेन एम रहेगा वो है सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, कि बच्चा अपने डेली रूटीन के काम खुद से कर सके और उसके लिए दूसरों पर डिपेंड ना हो। क्योंकि जो बोझ डिपेंड होता है व्यक्ति, वो लोगों को बोझ लगने लगता है, चाहे वो अपना ही फैमिली मेंबर क्यों ना हो। तो ऐसे बच्चे एम आर मेंटली रिटार्डेड जिनका कोई नहीं है इस दुनिया में और फैमिली मेंबर भी है, तो भी वो धीरे धीरे करके उनके लिए बोझ बनने लग जाते हैं। अगर वो अपना काम खुद से करेंगे, अपनी अर्निंग खुद से करेंगे, तो फिर वो लोगों के लिए बोझ नहीं बनेंगे। ठीक है, तो सोशल स्किल ट्रेनिंग एंड सपोर्ट हम लोगों का इसमें मेन फोकस रहेगा। चौथा है साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस थेरेपी जो है वो मेंटली इल पर्सन के लिए हम काम में लेते हैं। उनके जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को ध्यान में रखते हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट को पता लगाने के लिए, उनको रिजोल्व करने के लिए हम थेरेपी काम में लेते हैं, कि साइको एनालिसिस। तो यहाँ पर जो आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन फॉर मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरियन कौन सा नहीं है? ऑप्शन क्या पढ़ लेते हैं। डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, क्या व्यक्ति के या बच्चे के इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कमी होगी? यस, क्योंकि इतनी देर से हम लोग यही बातें कर रहे हैं। डेफिसिट इन अडेप्टिव फंक्शनिंग, अडेप्टिव फंक्शनिंग में भी कमी होगी, मतलब डेली रूटीन का काम नहीं कर पाएगा, अपने डेली लिविंग के काम नहीं कर पाएगा। तीसरा, ऑनसेट बिफोर 18 ईयर्स, यस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर हमारे एजुकेशन से, हमारे लर्निंग से मिस हो जाता है कि एमआर के जो सिम्टम्स हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो कंडीशन है, उसका ऑनसेट 18 साल की उम्र से पहले हो जाना चाहिए। अगर 18 साल की उम्र से पहले हो जाता है तो हम उसको एमआर की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अदर क्राइटेरिया भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो तीनों कंडीशन जो है वो आपके एमआर को इंडिकेट करती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को इंडिकेट करती है। चौथा है प्रेजेंस ऑफ हेलुसिनेशन। प्रेजेंस ऑफ हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन जो है वो एक साइकोटिक फीचर्स है जो कि आपको साइकोटिक डिजीज में देखने को मिलेगा। कौन सी डिजीज में? साइकोटिक डिजीज में देखने को मिलेगा। साइकोटिक डिजीज के एग्जांपल्स क्या हैं? स्किज़ोफ्रेनिया, डेलीरियम, डिमेंशिया, ठीक है, मेनिया एंड डिप्रेशन। ये डिजीज जो है वो आपकी साइकोटिक डिजीज है, इनमें आपको हेल्यूसिनेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके एमआर का पार्ट नहीं है। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, तो एमआर के अंदर क्या प्रेजेंट नहीं होगा? हेल्यूसिनेशन प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू असेस इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इन इंडिविजुअल्स सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग मेंटल रिटार्डेशन। ऐसा व्यक्ति, ऐसा बच्चा जिसको हमें सस्पेक्ट है कि वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है, एमआर हो सकता है, उसके अंदर हमको इंटेलेक्चुअल फंक्शन चेक करना है, उसको असेस करना है कि वो प्रॉपर है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन बड़ा बना दिया, लेकिन है छोटा सा क्वेश्चन। एक बच्चा है जिसको कि हमको लग रहा है कि ये एमआर हो सकता है, और उसका हमें क्या करना है? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग टेस्ट करना है। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? तो आपके पास चार नाम है। MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। देखिए नाम से क्लियर है, जो अधिकतर साइकोलॉजी में, साइकेट्री में जो टेस्ट है, उनके पीछे उनका असेसमेंट फंक्शन भी लिखा होता है। जैसे YMRS, यंग मेनिया रेटिंग स्केल। मेनिया आ गया, किसके लिए यूज किया जाएगा? मेनिया के लिए। ठीक है, DAS, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल, डास स्केल उसको अपन बोलते हैं, DAS, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल। तो ये तीनों एस्पेक्ट को असेस करता है। आपका जो डास स्केल है वो तीनों एस्पेक्ट को असेस करता है। ठीक है, उसी तरीके से बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री किसको असेस करेगा? डिप्रेशन को करेगा। रोडसैक इंक ब्लॉट टेस्ट, ये आपके किसको असेस करने के लिए? पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। ये आपके किसको असेस करने के लिए? पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। तो MMPI, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। रोडसेक इंक ब्लॉट टेस्ट, पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए। इंटेलिजेंस के लिए क्या है आपके पास? स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल। देखिए जितने भी स्केल होते हैं इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए, वो क्या असेस करेंगे? आपकी मेंटल एज को असेस करते हैं। क्या असेस करते हैं? मेंटल एज। तो मेंटल एज का यूज क्या है हमारे लिए? आपको वो फॉर्मूला याद ही होगा, IQ इज इक्वल टू, IQ कैसे कैलकुलेट करते हैं? मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज मल्टीप्लाइड बाई 100। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंटेलिजेंट क्वोशंट। ठीक है, तो यहां पर आपको फिजिकल एज कैसे निकाल सकते हैं? आपकी जो डेट ऑफ बर्थ से और आज की डेट तक जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो होगी आपकी फिजिकल एज। मेंटल एज कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए हमारे पास क्या है? ये इंटेलिजेंस टेस्ट है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज करके हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मेंटल एज कैलकुलेट करते हैं। मेंटल एज को जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट निकल के आएगा। क्लियर है? आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो इतना है कि कौन सा टेस्ट यूज करेंगे हम? तो इंटेलिजेंस को असेस करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट को यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अर्ली इंटरवेंशन इन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन फोकसेस ऑन। अगर हम MR बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन देते हैं तो उसके लिए हम किस पर फोकस करेंगे?
अर्ली इंटरवेंशन इन चिल्ड्रंस विद एमआर फोकसेस ऑन, किस पर फोकस किया जाता है? आपके ऑप्शन है मेडिकेशन मैनेजमेंट, दूसरा है इंप्रूविंग इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, तीसरा है एनहांसिंग लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, चौथा है डी सोशल आइसोलेशन। ठीक है, तो किस पर फोकस होगा आपके? ये क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए, नॉट फोकस्ड इन। पहला ऑप्शन है मेडिकेशन मैनेजमेंट। मेडिकेशन मैनेजमेंट मतलब बच्चों को मेडिसिन दी जाएगी ताकि उनके सिम्टम्स को इंप्रूव किया जा सके। लेकिन आपको पता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज होती है, एमआर जो कंडीशन होती है वो परमानेंट होती है और मेडिसिन जो है उसमें हेल्प नहीं करती। दूसरा इंप्रूविंग इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग के लिए हम लोग इंटेलेक्ट ट्रेनिंग जब देते हैं तो उसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग पर भी फोकस किया जाता है। हालांकि इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो एकदम हायर रेंज पर नहीं पहुंचेंगे कि इतना इंप्रूवमेंट हो गया कि बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव करने लग जाए, लेकिन इतना हम लोग इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे कि जिससे उसका जो नॉर्मल डेली रूटीन है वो चलता रहे। एनहांसिंग लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, ये हम उसके अंदर डेवलप करते हैं। सोशल आइसोलेशन, एमआर वाले जो बच्चे होते हैं वो ऑलरेडी सोशली आइसोलेट रहते हैं, वो समाज के साथ घुलना मिलना उनको पसंद नहीं होता, थोड़ा एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है क्योंकि वो उनको लगता है कि वो उन जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनकी तरह काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फोकस रहेगा उनको उनके अंदर सोशल स्किल्स डेवलप करना, कम्युनिकेशन डेवलप करना, सोशल इंटरेक्शन बढ़ाना। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग फोकस करते हैं। तो सोशल आइसोलेशन को दूर करने के लिए भी फोकस किया जाएगा। एनहांसिंग लैंग्वेज एंड मोटर स्किल्स, इंप्रूविंग इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, किस पर फोकस नहीं होगा? मेडिकेशन मैनेजमेंट पर। ठीक है, स्पेशली मेडिकेशन हम लोग दे सकते हैं अदर कंडीशन, अगर बच्चे के अंदर है, अगर अदर कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है उस कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन स्पेशली स्पेशली मेंटल रिटार्डेशन के लिए हम कोई भी मेडिकेशंस यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेडिकेशन विल नॉट हेल्प। ठीक है, तो आपका ऑप्शन होगा ए, क्वेश्चन में लिख लेना नॉट। अर्ली इंटरवेंशन इन चिल्ड्रन विद मेंटल रिटार्डेशन नॉट फोकसेज ऑन, किस पर फोकस नहीं करता है, तो बाकी सारी चीजों पर फोकस करेगा, किस पर नहीं करेगा? मेडिकेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ थेरेपी इज ऑफन यूज्ड टू हेल्प इंडिविजुअल्स विद मेंटल रिटार्डेशन डेवलप डेली लिविंग स्किल्स, कौन सी थेरेपी है जो कि डेवलप डेली लिविंग स्किल्स को जब डेली लिविंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए हम कौन सी थेरेपी काम में लेते हैं? तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, दूसरा ऑक्यूपेशनल थेरेपी, तीसरा साइको एनालिटिक थेरेपी, चौथा है इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी किस पर काम करती है? थॉट पर काम करती है। अगर व्यक्ति का थॉट डिस्टर्ब है उनको मॉडिफाई करने के लिए कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी काम मिलेंगे। साइको एनालिटिक थेरेपी ये हम मेंटली इल पेशेंट में काम में लेंगे। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी एक फिजिकल थेरेपी है, कोई भी मेंटल इलनेस है फिजिकल थेरेपी का पार्ट है। मेंटल इलनेस जैसे मेनिया, डिप्रेशन, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, इसमें हम क्या काम में लेंगे? ईसीटी काम में लेंगे। क्लियर है, तो ईसीटी जो है मेंटल कंडीशन में काम लेंगे। साइको एनालिटिक थेरेपी भी मेंटली पेशेंट में काम लेंगे। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या पर्पस यूज की जाती है? थॉट को मॉडिफाई करने के लिए। डेली लिविंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए कौन सी थेरेपी काम में आती है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। अब इससे मिलती जुलती दो थेरेपी है, एक आपने सुना है ऑक्यूपेशनल थेरेपी और दूसरी होती है वोकेशनल थेरेपी। तो वोकेशनल थेरेपी के बजाय वर्ड ज्यादा एक्यूरेट होता है पर वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑक्यूपेशनल थेरेपी हमारे डेली रूटीन के टास्क को डेवलप करने के लिए, उनके अंदर स्किल्स बनाने के लिए काम में ली जाती है, जैसे क्लीनिंग, सेल्फ केयर, कुकिंग। ठीक है, इनको डेवलप करने के लिए कौन सी थेरेपी काम में लेंगे? ऑक्यूपेशनल थेरेपी। वोकेशनल थेरेपी ट्रेनिंग जो है वो हमें कोई भी जॉब, छोटा मोटा काम करने के लिए हमें ट्रेनिंग देती है। जैसे जब हमने साइकेट्रिक हॉस्पिटल नेमांस के अंदर ड्यूटी की थी तो वहां पे हमने देखा कि वोकेशनल ट्रेनिंग में जो एमआर चाइल्ड हैं उनको क्या क्या सिखाया जा रहा था, या ऐसे व्यक्ति जो कि रिहेबिलिटेशन फेज में है उनको क्या क्या सिखाया जा रहा था, जैसे मोमबत्ती बनाना, कैंडल बनाना, लकड़ी की टोकरियां बनाना, बांस की टोकरी होती है, पेपर कटिंग करना, कपड़े बनाना, चादरें बनाना, ठीक है, डायरी बनाना, ये सारे आइटम्स उनको सिखाए जा रहे थे। मतलब हैंड क्राफ्ट वाली जो ट्रेनिंग होती है वो उनको दी जाती है ताकि उनको बेच करके वो अपने लिए लिविंग कमा सकें। ठीक है, तो वो आता है आपके किस में? वो किस में आता है? वोकेशनल ट्रेनिंग में।
तो आपसे जो पूछा गया डेली लिविंग स्किल्स के लिए क्या हम यूज करेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। नेक्स्ट इज द टर्म अडेप्टिव फंक्शनिंग, आपको पता है रेफर्स टू अडेप्ट टू फिजिकल डिसेबिलिटीज, फिजिकल डिसेबिलिटीज के साथ जीना सीखना, उसको अडेप्ट करना, वो नहीं है। मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ पर्सनल इंडिपेंडेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शो इमोशनल स्टेबिलिटी अंडर स्ट्रेस, ये भी आपके पार्ट है अडेप्टिव ट्रेनिंग का, लेकिन मोर एक्यूरेट आंसर किया जाता है आपके बी। सो सॉल्व कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, ये आपके अडेप्टिव फंक्शनिंग का पार्ट नहीं है। अडेप्टिव फंक्शनिंग स्पेशली किसको करता है, पर्सनल इंडिपेंडेंस, किस पर फोकस करता है, पर्सनल इंडिपेंडेंस पर, ठीक है। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए चाइल्ड हैज ए मेंटल एज ऑफ 10 एंड chronological age of 8, what is their IQ according to the ट्रेडिशनल फॉर्मूला। IQ आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। IQ का फॉर्मूला क्या होता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय फिजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ पे आपको क्लियरली सारी चीजें दी गई है कि मेंटल एज कितनी है 10, फिजिकल एज कितनी है 8। फॉर्मूले में अगर आप रखोगे तो आपको आंसर कितना मिलेगा 125, आंसर होगा आपका डी। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें तो सारी चीजें आपको क्लियरली दी हुई हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मेंटल रिटार्डेशन एक बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसमें 4 टाइप है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी लिमिटेड बनते हैं, हालांकि हमने क्वेश्चन को एक्सपांड करने की कोशिश की है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाने की कोशिश की है, ताकि मेंटल रिटार्डेशन और इससे रिलेटेड थेरेपी, इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट एस्पेक्ट के बारे में भी एक अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर डेवलप हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका डाउट हो या कहीं पे भी तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कहीं पे भी आप किसी बुक में के अंदर MR से संबंधित कोई आपको क्वेश्चन नजर में आता है जिसको क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में, तो वो क्वेश्चन आप हमें भेजिए, उसका प्रॉपर सॉल्यूशन करके आप लोगों को दिया जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।